देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई है। यूं तो नरेंद्र मोदी जी वहां जो बांग्लादेश है उसकी 50वीं सालगिरह पर गए थे और वहां की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है उन्होंने बाकायदा निमंत्रण दिया था और विशिष्ट अतिथि बनाया था नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन उनके इस दौरे से ममता बनर्जी इतनी बौखला गई कि नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी पर सवाल उठाती है और वो ये कह रही है कि देश में औद्योगिक उन्नति तो रुकी हुई है, केवल उनकी दाढ़ी बढ़ रही है। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी और बड़बोलापन और बदतमीजी से बोली और कहा कि कभी ये अपने को स्वामी विवेकानंद बनते हैं, कभी ये अपने नाम स्टेडियम कर लेते हैं और इस तरह से लग रहा है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है इनका कोई पेच ढीला है। एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये ममता बनर्जी का ये दिखा रहा है कि बौखलाहट कितनी है। वहीं आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा में गाली तक दे डाली थी नरेंद्र मोदी को और अब अंदर की जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि ममता बनर्जी को जो सर्वे हुए होंगे इंटरनल, उनसे ये लग गया है कि अब उनकी हार निश्चित है और इसलिए ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से कि वो जो सरकारी दफ्तरों में गड़बड़ियां की हैं, जो घोटाले किए हैं, उनसे जुड़ी हुई फाइलों को नष्ट किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट समझ में आती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बांग्लादेश दौरा, उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है और विश्व के अनेक नेता इसकी सराहना कर रहे हैं कि किस तरह से भारत अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते अच्छे कर रहा है। मोदी जी हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में एक विश्व गुरु की बनाने को चले हैं और वो गाइड कर रहे हैं इस तरह से जैसे कि एक गुरु होता है। तो आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, लेकिन ये ममता बनर्जी जैसे राजनीतिक लोग जिनको बोलने की अकल नहीं है, वो मोदी जी की दाढ़ी पे कमेंट कर रहे हैं, वो मोदी जी के दिमाग पे कमेंट कर रहे हैं, वो मोदी जी को गाली देने में लगे हुए हैं। और ये बदतमीजी वाले शब्द केवल भारत का विपक्षी कर सकता है, वरना पूरी दुनिया में मोदी जी की जितनी तारीफ होती है, वो कहते हैं कि मोदी जी जैसा नेता अगर हमारे देश में होता तो हमारा देश कुछ और ही होता। और पाकिस्तान के लोग भी इस तरह की भाषा बोलते हैं। लेकिन हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं, दिमाग तो वास्तव में उनका खराब है, क्योंकि उनका दिमाग इसलिए खराब हो गया कि वो सत्ता में बैठकर भूल गए कि वो जनता की सेवा में आए हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पक्षपात करते हैं और खूब नोट कमाते हैं भ्रष्टाचार करके, और इसलिए कुर्सी छोड़ने का मन उनका करता नहीं है। ममता बनर्जी के बारे में जो खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से कि अब फाइलों को जलाना उनके अफसरों ने शुरू किया है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अगर बीजेपी आई तो अब कई सारे अफसर, भ्रष्ट नेता जेल में होंगे और इसलिए वो अपने जेल से बचने का इंतजाम कर रहे हैं। इतना तय है, बौखलाहट बता रही है कि भाजपा में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। और जो बांग्लादेश का दौरा है मोदी जी का, ये तो पूरी तरह पहले ही दिन सफल हो चुका है, पूरी दुनिया में इसको सराहाया गया है, मोदी जी की जय जयकार हो रही है। वहीं आपको बताएं कि पाकिस्तान की अच्छी किरकिरी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये जो बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह है, इसके उपलक्ष्य में बोलते हुए बाकायदा पुरानी चीजों को उजागर किया और उन्होंने बताया कि जब मैं 20-22 साल का था तो एक सत्याग्रह चला था और बांग्लादेश को अलग करने के लिए एक मुहिम चली थी और उस समय की जो प्रधानमंत्री थी भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके देखरेख में ये पूरा मूवमेंट चला था जिसमें भारत की सेना ने भी भाग लिया था। और उस आंदोलन में उस समय पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेशियों के खिलाफ खूब अत्याचार करे थे, महिलाओं से बलात्कार हुए थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया था और अनेक हत्याएं की गई थी। इतना अत्याचार और खून खराबा किया गया था कि उस समय जो प्रमुख नेता थे, जो आज की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके पिताजी जो थे, और वो पिताजी आपको बताएं शेख मुजीबुर रहमान, ये शेख मुजीबुर रहमान उस समय एक बड़े नेता कहलाते थे और उनकी देखरेख में पूरा ये मूवमेंट चला था। तो उस समय आज के 50 साल पहले जब ये मूवमेंट चला था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी और पाकिस्तान की सेना ने पूरे परिवार को खात्मा कर दिया था। ये जो शेख हसीना है और इनसे जो छोटी बहन है, ये केवल इसलिए उस समय बच गई थी क्योंकि ये विदेश में थी और पढ़ने के लिए गई हुई थी, लेकिन आज ये फिर बड़ी हुई और आज ये देश की प्रधानमंत्री है। आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा जो शेख हसीना के पिताजी हैं
शेख मुजीबुर रहमान, उनको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार सौंपा है। और मोदी जी ने कहा कि मुझे ये बड़ी गर्व महसूस हो रहा है कि ये मैं पुरस्कार दे पा रहा हूं उस महान शख्सियत को जिन्होंने इस बांग्लादेश की नींव रखी और अत्याचार सहे और अपने परिवार का इतना त्याग किया कि उनकी हत्या तक कर दी गई। आपको बताएं, इस मौके पर बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होगा और बहुत सारी योजनाएं चालू हो सकती हैं। अभी ये भी एक कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेन चलाई जाएगी। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जो उद्बोधन बांग्लादेश में हुआ, उसमें जो बातें निकल करके आई, उन मोदी जी की उन बातों में एक चीज प्रमुखता से मोदी जी ने जो कही, और उन्होंने कहा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी हमारे जो पड़ोसी हैं उसको हम प्राथमिकता देने की नीति पर चल रहे हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसके तहत कोविड के टाइम में दवाइयां दी गई तो भी पड़ोसी देशों को दी गई, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो बांग्लादेश है, और आपको बताएं वो म्यांमार में भी दी गई। अब कई ऐसे देशों को ये मदद दी गई। तो अभी कोरोना काल में जो वैक्सीन भारत ने बनाई है, मोदी जी बाकायदा उसकी वैक्सीन की 20 लाख वैक्सीन की खेप अपने साथ एज ए गिफ्ट वहां की जनता के लिए लेके गए, जिसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है। और मोदी जी ने बाकायदा इस समय पे जो उनका जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसको प्रभावित करने के लिए, अरे भाई वो एक राजनीतिक नेता हैं और एक राजनीतिक नेता का ये काम है कि वो एक तीर से कई निशाने साधने में यदि सक्षम है तो उसको साधे। अब इसमें गलत क्या है? यूं तो वो बांग्लादेश का जो दौरा है वो उनकी 50वीं वर्षगांठ पे है। अब इसमें अगर साथ के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव भी पड़ रहा है पहले चरण का, तो इसमें मोदी जी क्या करें? अब पश्चिम बंगाल की जनता अगर जुड़ाव उनका बंगाल से है, बांग्लादेश से है, तो मोदी जी उसका फायदा तो लेंगे। अब आपको देखिए कि जो मोदी जी का ये पूरा दौरा बना है, उनका एक दिन का ऐसा व्यस्त दौरा था और उसी दौरे में जोगेश्वरी काली मंदिर गए हैं। वहीं आपको बताएं कि मतुआ मंदिर वहां पर है। जोगेश्वरी काली मंदिर और मतुआ मंदिर ये बांग्लादेश के अंदर है, लेकिन इससे जो लोगों की भावना जुड़ी हुई है, ऐसे बहुत सारे इससे जुड़े हुए लोग, समुदाय के लोग, वो पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं। और जहां ये पहले चरण का 70 सीटों का चुनाव है, इसमें काफी सीट ऐसी हैं जहां मतुआ संप्रदाय के लोग रहते हैं और वो प्रभावित करेंगे। इसी तरह जोगेश्वरी मंदिर से जो लोग जुड़े हुए हैं, इस संप्रदाय के लोग जो हैं जोगेश्वरी मंदिर के संप्रदाय के, वो इस एरिया में रहते हैं जो पहले चरण का 70 सीटों पर चुनाव होना है। निश्चित रूप से जब मोदी जी वहां जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे, तो वो तो पहले से ही भक्त हैं, वो माँ देवी के और शंकर जी के अनन्य भक्तों में है, हमेशा मंदिरों में जाते रहे, ये पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी जो हमेशा नमाज पढ़ती दिखाई देती थी और ताजियों को हमेशा परमिशन दी और दुर्गा विसर्जन को अनुमति नहीं दी, वो हमेशा अपने को मुमताज बानो बनी रही, अभी वो चंडी पाठ कर रही है उल्टा सीधा। तो मोदी जी तो पहले से ही भक्त हैं और कट्टर इस मामले में हिंदू हैं, घोषित हैं, कोई हिडन एजेंडा नहीं है उनका कि वो मंदिर जाते हैं, तो वो मंदिर जा रहे हैं। अब मंदिर जाने को अगर पश्चिम बंगाल की जनता ये समझेगी, मतुआ संप्रदाय के लोग ये समझेंगे कि मोदी जी हमारे मंदिर गए, हमें मान सम्मान दिया, हमारे लिए 2 शब्द कहे और वोट देंगे, तो वोट के लिए तो सब राजनीतिक दल अपने आप कुछ ना कुछ काम करते ही हैं। ममता बनर्जी ने भी फर्जी पट्टी बांधी है, लेकिन मोदी जी का ये जो दौरा है, ये खाली वोट के लिए नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। और आपको बताऊं कि ये भारत सरकार का ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वाला जो नियम है, जिस पॉलिसी पे भारत सरकार, मोदी सरकार चल रही है, इससे जो पड़ोसी देशों से रिश्ते कायम किए हैं, ये इसी का कारण है कि आज अमेरिका, रूस और चीन जैसा देश झुक जाता है। चीन को झुकाना आसान काम नहीं है। उसकी विस्तारवादी नीति जो हमारे लद्दाख एरिया में घुसपैठ करने की नीयत से आई थी, जो अक्साई चीन एरिया में घुसपैठ करने की नीयत से आगे बढ़ने के लिए आई थी, अरुणाचल प्रदेश के कई बॉर्डर पर हम कई बार घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन उसको लद्दाख एरिया में हमारी सेना ने जो वापस हटने को मजबूर किया,
उसके पीछे कहीं एक मोदी जी की कूटनीति भी है, और उसी कूटनीति के कारण ये पड़ोसी देशों से रिश्ते कायम करना, रिश्ते प्रगाढ़ करना। और इसका आपको बताऊं कि जो राजनयिक लोग हैं, बांग्लादेश के भी जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने बाकायदा मोदी जी की इस यात्रा पे अपना कमेंट दिया है। उन्होंने कहा मोदी जी की इस यात्रा से बांग्लादेश के रिश्ते पहले से ही अच्छे हैं और अच्छे होंगे, क्योंकि मोदी जी जो इंटरेक्ट करते हैं, जो उन्होंने भाषण दिया है, उस भाषण की बहुत तारीफ पूरे वर्ल्ड में हो रही है। वहीं पूरे बांग्लादेश में मोदी जी का भाषण चर्चा का विषय बन गया है कि मोदी जी वो व्यक्ति हैं, बांग्लादेश के लोगों को पता ही नहीं था कि जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में उसमें भाग लिया था, जो वहां उस समय बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह हुआ था। तो शेख हसीना के पिताजी के साथ जो आंदोलन चला था, उसमें जेल भी गए थे मोदी जी। ये लोगों को जब पता लगा तो उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। और इसलिए आपको बताएं कि राजनीतिक लोग कहते हैं कि चीन बीच में दखलंदाजी करता है, चीन की दखलंदाजी ना हो। और इसलिए आपको बताएं मोदी जी ने बाकायदा ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये जो दक्षिण एशिया, इस दक्षिण एशिया में हम जो हमारे देश हैं आपस में एक दूसरे के यहां बेरोक टोक आते जाते रहें, इसमें किसी की दखलंदाजी ना हो। तो ये जो दक्षिण एशिया में आना जाना है, इसमें बीच में चीन अड़ंगा अटकाता है, और चीन का ये अड़ंगा ना अटके, इसके लिए जो बांग्लादेश है उससे रिश्ते और प्रगाढ़ होना बहुत जरूरी है भारत का। और इसलिए मोदी जी का ये दौरा, ये राजनयिक लोग बांग्लादेश के भी जो हैं वो भी ये कहते हैं कि चीन से हमारे रिश्ते हैं, लेकिन चीन से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। उनसे हमने व्यापार का काम कर रखा है कि कुछ सामान वो हमसे मंगाते हैं, कुछ हम उनसे मंगाते हैं, लेकिन हम उनके निवेश में भी ध्यान रखे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो चीन की नीति है वो कैसी है। वो बिजनेस के रास्ते आता है और उसके बाद कब्जा कर लेता है। ये श्रीलंका के मामले में और जिबूती के मामले में पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से वो दखलंदाजी करता है और फिर वहां जाके कब्जा बना लेता है। तो बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के राजनीतिक लोग, बांग्लादेश की राजनीति में बैठे हुए शेख हसीना इस मामले को लेकर पहले से ही सजग है, और मोदी जी ने जाकर और सजग कर दिया है। और ये मिलकर के एक प्लानिंग बनाई है पूरी की पूरी कि चीन की विस्तारवादी नीति को मिलकर के मुकाबला करेंगे। वहीं हम ऐसे देशों से केवल समझौता और व्यापार करेंगे जो हमारे लिए सुरक्षित हैं, जो हमारी सीमाओं के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं बनेंगे, जो हमारे देश में कब्जे की नीयत से नहीं आएंगे, जो हमारे देश को आर्थिक गुलाम की नीति से नहीं आएंगे। और इसलिए मोदी जी की बात को सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। और मोदी जी ने एक विचार लिखा है, आपको बताऊं, उन्होंने एक लेख भी लिखा जो अभी चर्चा का विषय है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो सारे देश मिलकर के एक हों, एक दूसरे देशों में व्यापार करें, मुसीबत में एक दूसरे की मदद करें। और आप अगर ध्यान लगाएंगे कि ये जो कोविड वैक्सीन भारत ने जो बनाई है, ये सबसे पहले मोदी जी ने अगर किन्हीं देशों को दी है तो ये दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जो मोदी जी कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत उन देशों को मोदी जी ने पहले वैक्सीन दी है। और इसलिए मोदी जी को विश्व का लीडर कहा जाता है। आज पूरी दुनिया उनकी तरफ इसीलिए देख रही है कि मोदी जी के अंदर वो ताकत है कि वो लोगों को कैसे जोड़ते हैं। अब पश्चिम बंगाल की जनता उनको ऐसा मान रही है जैसे ये हमारे देश के हमारे ही आदमी हैं, मतलब एक तरह से सीधा जुड़ जाना, मंदिर में जाकर उसी तरह की पूजा पाठ करना। वहां के लोगों से मोदी जी केवल एक सरकारी कार्यक्रम में नहीं गए हैं, वहां के हर वर्ग के लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखा है। और इसलिए 2 दिन का बड़ा व्यस्त दौरा उन्होंने बनाया है कि वहां जो भारतीय रहते हैं उनसे मिले, भारत के छात्र कोई वहां हैं उनसे अलग से मिलने का प्रोग्राम है, जो वहां उद्योगपति हैं भारत के या भारत के साथ जो उद्योग करते हैं उनसे अलग से मीटिंग है, और वहां के जो राजनयिक हैं उनके साथ डेलीगेट जो गया है मोदी जी के, वो उनसे मिलकर के वहां के समझौते करने में लगा हुआ है कि हम व्यापार के क्या क्या समझौते कर सकते हैं, रक्षा क्षेत्र में क्या क्या समझौते कर सकते हैं। और इसको लेकर के आपको बताएं कि वास्तव में उन्होंने कहा कि जो वहां के विदेश मंत्री हैं अब्दुल मोमेन ने एक बयान दिया है कि हम जो दोनों देश हैं बांग्लादेश और भारत, हम दोनों देश बिना गोली चलाए एक दूसरे से रिश्ते कायम किए हुए हैं और हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हमें टेंशन नहीं है कि भारत की तरफ से हमें कोई दिक्कत होगी।
ये बहुत बड़ा बयान वहाँ के विदेश मंत्री ने दिया है। और हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि मोदी जी देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस समय के लिए तो कर ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए देश को सुरक्षित बनाने में लगे हुए हैं, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित महसूस करें और इस देश को कम से कम दिक्कत हो। वंदे मातरम।